जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आर के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संसद के बारे में जिक्र करने वाले हैं, जो आज के डेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं और लोकसभा को समझने के लिए आपको संसद की जानकारी जरूरी है, क्योंकि संसद से ही निकल कर बनता है लोकसभा। तो वो लोकसभा को आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो इन संसद के ढांचा को समझना होगा। अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो लोकसभा के मतलब नहीं समझ पाएंगे, और अपने हक अधिकार और वोट के कैसे इस्तेमाल करना है, राजनीतिक अधिकार को, कानूनी अधिकार को, इस तरीके से आप जरूर समझे, नहीं तो नेताएं आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। समस्या जीवन में आती रहती हैं, अपना संघर्ष नहीं छोड़ना है। आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहूँगा कि जितने कोई भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, उसको आप नहीं छोड़ना है। गलतियाँ होती है, हर लोगों से होती है, उस चीज़ को संभालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं से लड़कर उसके खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ होनी चाहिए। तो ये आप लोग जरूर समझे होंगे कि समस्याओं को आना जीवन का एक भाग है, और समस्याओं से लड़कर इसकी खोपड़ी में छेद करना ये अपनी कला होनी चाहिए। तो हम लोग जरूर लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही कोई जैसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ये सभी एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ, और ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से आप नहीं समझ पाएंगे कहीं दूसरे जगह। तो इस चीज़ को मैं एक वीडियो के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग जरूर समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और अपने हक अधिकार को जरूर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उस चीज़ के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे कि लोगों को कैसे, लोगों को चुनना चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन आपको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किसको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए भी सही रहे, और देश और राष्ट्र के लिए हमेशा वो सही रहे। ऐसा नहीं कि कोई नेता को चुन लो और तुम्हारे ही हक को वो आगे जा कर के मार रहा हो। तो ऐसे नेताओं को मत चुनिए जो अपने यहाँ से अपने भाई समझे और गोड़ पे गिरे, और आपके वहाँ पर जब संसद में बैठे तो आपके ही खिलाफ कानून बना करके वो पारित करे और आपका हक अधिकार को छीन ले। तो दोस्तों, ऐसे नेताओं को मत चुनिएगा जो तुम्हारे हक अधिकार को मारने का प्रयास कर रहा हो और लूटने के चक्कर में अपने देश को बर्बाद कर रहा हो। तो ऐसे नेताओं को मत चुनिए कभी, क्योंकि इन नेताओं को खदेड़ दीजिए जो अपने राष्ट्र के लिए सही नहीं है, अपने हक अधिकार के लिए सही नहीं है, अपने स्वराज के लिए सही नहीं है। तो इन नेताओं को एकदम हटा देना है। तो देखिए कौन सा ऐसा नेता, आप किस नेता को आप लोग पसंद करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो उन नेता को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए जो शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, और ये चीज़ के लिए अलग अलग हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटियाँ हो, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए वो निर्माण करने का विकास करना चाहिए। और कुछ ऐसे नेता हैं कि आज के डेट में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर ऐसे चीज़ों पर वोट मांगा जा रहा है। तो आप लोग समझदार होंगे तो इसको जरूर समझेंगे कि शिक्षित लोग कभी भी ऐसे धर्म, जात के नाम पर वोट नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। वो कभी भी देंगे तो शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य की बात करके देंगे। और देश में आप जानते हैं कि बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोग, पढ़े लिखे लोग भी आज आवारा जैसे घूम रहे हैं, आज कंपनियां तक भी नहीं मिल रही है। तो ये एक बेरोजगारी का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। लोग को खाना से नहीं जीना होता है, खाना के लिए लोग नहीं जीते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए जीते हैं। तो इस चीज़ को नहीं छोड़ना है आप लोगों को, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अपना तरीके से जिएगा, जीना का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको हक अधिकार को कोई ना मार सके। तो हमेशा कोई भी अगर नेता आए तो आप उससे पूछिए कि मेरे लिए क्या करेंगे और मेरे देश के लिए क्या करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए आप किसी को भी वोट कीजिए और उसके अपने हक अधिकार के आगे के लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे की तरफ जानेंगे कि संसद का निर्माण कैसे होता है, और संसद से कैसे लोकसभा निकलता है, कैसे राज्यसभा का निर्माण होता है, इस तरीके से संसद के कितने भाग होते हैं, उन भाग कितने होते हैं, उसके उसके सदन कितने होते हैं, इस तरीके से हम लोग जानेंगे। तो संसद, भारत का संसद हमारा देश को विधि बनाने का कार्य करता है, यानी कानून बनाने का कार्य करता है। यही संसद जाकर के लोकसभा में और राज्यसभा में, और लोकसभा में पारित होने के बाद, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होता है और कानून बन जाता है। तो उसके बारे में भी आज हम लोग जिक्र करेंगे। थोड़ा हो सकता है कि वीडियो लॉन्ग हो, लेकिन
आप लोग समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा इस चीज को वीडियो के माध्यम से। तो भारत का जो संविधान है ना, सॉरी, भारत का जो संसद है ना, ये संविधान का ही पार्ट है, तो बार बार संविधान की नामे आ जाती है। तो ये भारत का जो संसद है ना, ये भारत का संसद को इस स्ट्रक्चर में इसको सजाया गया है। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, मतलब कौन कौन से अंग होते हैं और कौन कौन से सदन होते हैं, इस चीज के बारे में जिक्र करेंगे। तो लो भारत का अगर संसद है ना, तो भारत के संसद का पूछेगा कि अंग कितने हैं, अंग कितने हैं, तो 3 ही अंग है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, सॉरी, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 ठो अंग है। तो संसद के कितने अंग है? 3 ठो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछेगा कि इसके सदन कितने हैं, तो सदन सिर्फ 2 हैं, वो है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग पूछे तो 3 ठो, अंग पूछे तो 3, लेकिन अगर भारतीय सदन पूछे तो 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ये किस चीज में जिक्र मिलता है लोकसभा का, कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो इस चीज के बारे में जानेंगे। तो इसको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे अगर सरल 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 एक ट्रिक है जिसके माध्यम से इसके अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं। स का मतलब होता है संसद, स का मतलब होता है संसद, और र का मतलब होता है राज्यसभा, और ल का मतलब होता है लोकसभा। यानी संसद का जिक्र 79 में मिलता है, और राज्यसभा का जिक्र 80 में मिलता है, और लोकसभा का जिक्र 81 में मिलता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि लोकसभा का जिक्र कितने में मिलता है, तो लोकसभा का जिक्र 81 में मिलता है, और राष्ट्रपति का जिक्र कितने, राष्ट्रपति का जिक्र हम बताएंगे, और राज्यसभा का जिक्र कितने में मिलता है, तो 80 में मिलता है। वहीं अगर संसद की बात की जाए तो संसद का जिक्र 79 में मिलता है। ये तीनों चीजों समझिएगा कि संसद का जिक्र 79 में मिलता है, लोकसभा का जिक्र 81 में मिलता है, वहीं राज्यसभा का जिक्र मिलता है 80 में, यानी 80 में। राष्ट्रपति के बारे में भी जान जाइए, तो राष्ट्रपति का जिक्र 52 में मिलता है, राष्ट्रपति का जिक्र 52 में मिलता है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस इसके आर्टिकल्स भी हैं, क्योंकि संसद का जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो इस चीज के अनुच्छेद के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो संसद का जिक्र 79 में मिलता है, और वहीं लोकसभा का 81 में मिलता है, राष्ट्रपति का 52 में मिलता है, और वहीं राज्यसभा का 80 में मिलता है। ट्रिक से याद कर सकते हैं, सरल, यानी संसद का 79 में, राज्यसभा का 80 में, और लोकसभा का 81 में मिलता है। इस चीज को विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो लोकसभा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो भारत का जो लोकसभा है, एक विशेष सीटें रखी गई है कि इतना से अधिक नहीं होना चाहिए फिलहाल में। तो लोकसभा के सीटें अभी के अधिकतम कितनी है, लेकिन वर्तमान में चुनाव कितने पर हो रहे हैं, तो इस चीज को भी जिक्र करेंगे। तो लोकसभा का जो सीट है ना, अभी 500 टोटल, अधिकतम 550 है, लेकिन पहले 552 थे, 2 को कम, 2 एंग्लो इंडियन थे, उन 2 एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन, याद कीजिए, ये याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं उस चीज को भी, पॉइंट को पकड़िएगा। तो लोकसभा का जो 552 सदस्य थे, उसमें 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस चीज को समाप्त कर दिया गया, 2 एंग्लो इंडियन को। तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान में अधिकतम सदस्य कितने हैं, तो 550 हो सकते हैं। तो 550 जो संसद हैं वो किस बेस पे रखे गए हैं 550 सदस्यों को, क्योंकि हमारे भारत में प्रत्येक 10 लाख पे एक संसद का चुनाव होता है। और इस तरीके से जोड़ेंगे तो 1971 के जनगणना के अनुसार उस तरीके से 550 ही सदस्य आएंगे। तो ये 1971 के जनगणना के अनुसार है, न 2024-23 के अनुसार है। तो ये कब के हैं? 550 1971 के जनगणना के अनुसार। और फिर चेंज होने वाले हैं 2026 में। तो 2026 में अगर चेंज होंगे तो वो 2001 के जनगणना के अनुसार सदस्यों की सीटें बढ़ाई जाएगी। तो 550 अधिकतम है, लेकिन वास्तविक कितने हैं, वर्तमान में कितने पे चुनाव हो रहे हैं, तो 543 पे चुनाव हो रहे हैं, 543 पे चुनाव हो रहे हैं। तो 550 अधिकतम है, उसमें राज्यों के लिए कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने हैं। तो 550 में अगर राज्यों के लिए देखा जाए तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, तो राज्य के लिए अगर देखा जाए
तो राज्य के लिए हो जाएंगे 530। कितने हो जाएंगे? 530। और केंद्र शासित प्रदेश को देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए हो जाएंगे 20। कितने हो जाएंगे? 20। तो राज्यों के लिए 530 हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 है। इस तरीके से आप वास्तविक अधिकतम वाला सदस्य समझ गए होंगे कि अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं और उसमें राज्य के लिए 530 हो जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 हो जाएंगे। इस चीज को भी देखते रहिएगा। दूसरे अब वास्तविक सदस्य में जो वर्तमान में हो रहे हैं वहां कहां से कितने सदस्य लिए गए हैं तो इस चीज के बारे में जिक्र करेंगे। तो 500 अभी वर्तमान में 543 सीटों पर चुनाव किए जा रहे हैं। 543 सीटों पर चुनाव किए जा रहे हैं। अब 543 सीटें पर जब चुनाव किए जा रहे हैं तो उसमें कितने निर्वाचित कितने राज्यों से लिए जा रहे हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जा रहे हैं, इस चीज के बारे में जिक्र करेंगे। तो राज्यों से कितने लिया जा रहा है तो राज्यों से आपको हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश से 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 से हो जाएगा कितना हो जाएगा? 250 है ना, 550 है ना। तो 550 है तो इसमें हो जाएगा 524। तो 524 जो है राज्यों से लिए जा रहे हैं और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जा रहे हैं। इस चीज के एक बार और रिन्यूअल कर लीजिए। तो 543 वास्तविक में चुनाव किए जा रहे हैं जिसमें राज्यों से 524 पे किया जा रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 पर किए जा रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली से देखा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में भी किस जगह से कितने वो लेते सीटें हैं लोकसभा का तो उसमें देखेंगे तो दिल्ली से 7 हैं और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से भी 7 हैं और जम्मू कश्मीर से 5 है। तो इस तरीके से 5 7 7 14 5 19 हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इस तरीके से ये लोकसभा का स्ट्रक्चर था जो आपको काफी बढ़िया से समझ में आया होगा। और इस चीज को एक बार दिमाग में रख लेंगे तो पूरे ढांचा को आप लिख करके आप नोट कर सकते हैं, बिना बताए आप नोट कर सकते हैं। तो एक बार इसको रिन्यूअल कर लेते हैं। तो लोकसभा का जो अधिकतम हो सकता है वो 550 हो सकता है। पहले 552 था, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। अब वर्तमान में अधिकतम 550 है जिसमें से 530 राज्यों के लिए है और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। और वास्तविक सीटों पर आया जाए यानी वर्तमान में कितने सीटें हैं तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 543 है जिसमें से 524 राज्यों के लिए है और 19 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अगर देखा जाए तो दिल्ली से 7 है और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से भी 7 है और जम्मू कश्मीर से 5 केंद्र लोकसभा सीटें हैं। इस तरीके से आप लोकसभा के बारे में आप समझ चुके होंगे और लोकसभा का जिक्र 81 में मिलता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अंतिम में हम बताएंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है। उसके बाद आएंगे राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो राष्ट्रपति के बारे में जितने भी आर्टिकल होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 52 से लेकर 61 तक और भी साइड में जो भी पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड उस चीज को बताएंगे। इससे पहले हम लोग देखेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का जो जिक्र मिलता है वो 80 में मिलता है यानी 80 में आर्टिकल 80 में मिलता है। आप लोग को समझ चुके होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का ट्रिक क्या था। तो राज्यसभा का 80 में हो जाएंगे और राज्यसभा का जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो 250 है। कितनी है? 250 है। 250 अधिकतम सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में, जिसमें अगर मनोनीत देखा जाए तो मनोनीत सदस्यों की संख्या हमेशा 12 है। कितनी है? 12। ये कहाँ से मनोनीत किए जाते हैं तो ये शिक्षा कला साहित्य और कला वाला के क्षेत्र में ये 12 सदस्यों को चयनित किए जाते हैं जो एक शिक्षित को पहचान देते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे निर्वाचित सदस्यों के बारे में तो 12 ये हो गया। तो आप समझ चुके होंगे कि 238 निर्वाचित किए जाते हैं। कितने निर्वाचित किए जाते हैं? तो मनोनीत किए जाते हैं 12 और निर्वाचित किए जाते हैं 238 सदस्यों को राज्यसभा में अधिकतम सीटों पे।
उसके बाद अगर देखेंगे कि 238 है वो राज्यसभा में कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं। तो राज्यसभा में 230 है, राज्यसभा में 230 है और वहीं केंद्र शासित प्रदेश राज्य में 230 है और वहीं केंद्र शासित प्रदेश में 8 हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है, 8 उसके देते और सीटें भी राज्यसभा की 8 ही है। तो राज्य से कितने लिए जाते हैं, तो 230 लिए जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं, 8 लिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब थे वास्तविक में क्या क्या होता है। तो वास्तविक में वो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 245 सीटें हैं। कितनी है, 245 सीटें हैं। तो राज्यसभा की वर्तमान में यानी प्रेजेंट में 245 सीटें हैं। कितनी है, 245 सीटें हैं। उसके बाद ये मनोनीत कितने हैं और निर्वाचित कितने हैं। तो मनोनीत अगर देखेंगे तो मनोनीत इसमें भी 12 ही हैं। कितने हैं, 12 हैं। यहाँ पे भी 12 हैं, यहाँ पे भी 12 हैं। तो बच कितने गए, तो 33। तो 233 जो है ये निर्वाचित सदस्य हैं। 233 कौन से सदस्य हैं, तो ये निर्वाचित सदस्य हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो वास्तविक में 245 है, मनोनीत 12 है और निर्वाचित 233 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी के बारे में नीचे कि ये निर्वाचित जो सदस्य हैं राज्य से कितने लिए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश से कितने लिए गए हैं। तो राज्य से अगर देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश से तो हमेशा 8 लिए गए हैं। तो राज्य से हो जाएंगे 225। कितने हो जाएंगे, 225। तो 225 राज्य से लिए गए हैं और 8 जो केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं। तो इस तरीके से अब ये इस राज्यसभा का सीटों का यहाँ तक बंटवारा हुआ। अब थोड़ा केंद्र शासित प्रदेश में देख लेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ से कितने लिए गए हैं। तो देख लेंगे 8 जो है, जो 4 जो है दिल्ली से है, 4 जो दिल्ली से है, 1 पेंडुचेरी से, सॉरी 3 दिल्ली से है, 3 दिल्ली से है, 1 पेंडुचेरी से है और 4 यहाँ पे हो जाएंगे जम्मू कश्मीर से। कहाँ से हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर से। तो दिल्ली से कितने हो जाएंगे, 3 और पेंडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। तो इस तरीके से 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से राज्यसभा का सीटों का नीति में बंटवारा मिलता है। तो एक बार इसको भी रिन्यूअल कर देंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का जिक्र 80 में मिलता है और ये राज्यसभा को 2 भागों में अगर डिवाइड किया जा सकता है, एक वो अधिकतम सीटों वाला, एक वास्तविक सीटों वाला। अधिकतम सीट 250 है, 250 में से 230 राज्य के लिए है और 20 केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे वास्तविक वाला में। तो वास्तविक वाला में आ जाएंगे तो हाँ ये तो ठीक है। वास्तविक इलाज में आ जाएंगे तो 245 वास्तविक है, जिसमें से केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तो 8 ही हैं और मनोनीत 12 है और केंद्र शासित निर्वाचित 233 है। 233 है। तो 233 में राज्य के लिए 225 है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 8 है। वो 8 कहाँ से लिए गए हैं, तो दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 ठो लिए गए हैं। तो इस तरीके से पूरे हम लोग स्ट्रक्चर को समझ गए हैं कि कहाँ से किस चीज को ज्यादा जिक्र मिलता है। आपको आशा है कि इस चीज को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसी से रिलेटेड एक बार रिन्यूअल करेंगे, उसके बाद इसके बारे में और भी चीजें जिक्र करेंगे। तो चलिए एक बार रिन्यूअल कर लेते हैं। भारत का संसद, तो भारत का जो संसद है का जिक्र मिलता है 79 में। संसद के 3 भाग हैं, एक है राज्यसभा लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। ये कानून बनाने का कार्य करते हैं। तो लोकसभा का सीटों का जो जिक्र मिलता है वो मिलता है लोकसभा का सीटों का जिक्र मिलता है, यानी लोकसभा का जिक्र मिलता है 81 में, राज्यसभा का मिलता है 80 में और संसद का मिलता है 79 में और राष्ट्रपति का मिलता है 52 में। ट्रिक क्या है, सरल। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे। लोकसभा का अधिकतम सीटों की संख्या अगर देखा जाए तो 550 है, 550 है, जिसमें राज्य से 530 लिए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 लिए जाते हैं। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो 543 हैं और 543 जो है 543 कहाँ से लिए गए हैं, तो राज्य से लिए गए हैं 19, केंद्र शासित प्रदेश से लिए गए हैं 19 और राज्य से लिए गए हैं 524।
इस तरीके से इसका जिक्र मिलता है। केंद्र शासित प्रदेशों में 19 कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर से लिए गए हैं 7, अन्य से लिए गए हैं 7, और दिल्ली से लिए गए हैं 7, और अन्य से लिए गए हैं 7, और जम्मू कश्मीर से लिए गए हैं 5। तो ये लोकसभा के बारे में आप समझ गए हैं। और राष्ट्रपति के आप 52 में आप जानते हैं कि 52 में जिक्र मिलता है, और राष्ट्रपति के बारे में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो राज्यसभा का जिक्र 80 में मिलता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों वाली की बात की जाए तो 250 है, जिसमें से राज्यों के लिए 250 है, जिसमें से अधिकतम 250 है, मनोनीत 12 किए जाते हैं और निर्वाचित 238 किए जाते हैं। 238 में राज्यों के लिए 230 है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 8 है। उसके बाद देखेंगे वास्तविक कला में, तो वास्तविक में 245 है, जिसमें अधिकतम सीटों की जिसमें मनोनीत 12 है और निर्वाचित 233 है, जिसमें निर्वाचित में 8 केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं और राज्य से 225 लिए जाते हैं। उसके बाद निर्वाचित के शासित प्रदेश में भी दिल्ली से 3 लिए जाते हैं, पुडुचेरी से 1 लिए जाते हैं और जम्मू कश्मीर से 4 लिए जाते हैं। तो आप पूरे स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे। इससे बेहतर हमें नहीं लगता है कि एक वीडियो के माध्यम से इस स्ट्रक्चर के इससे अच्छा कोई समझा पाए। अगर लगता है तो इससे अच्छा तो वह जरूर देखिए उस वीडियो को, और आप इससे भी बेहतर समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बीचों में क्या अंतर है। तो लोकसभा को अगर देखा जाए, पहले राज्यसभा देखेंगे उसके बाद लोकसभा देखेंगे। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। हम पॉइंट लिखेंगे नहीं, आपको बताएंगे, इस पॉइंट को याद जरूर रखिएगा। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। रीजन यह है कि ये कभी भंग नहीं किया जा सकता और इसको भंग किया जा सकता है, यानी इसको विघटन कभी, राज्यसभा को कभी विघटन नहीं किया जा सकता और लोकसभा को कभी भी विघटन किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। तो इसको राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहा जाता है और लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। तो इसको ये शिक्षित लोगों का भी सदन कहा जाता है। इस लोकसभा को शिक्षित लोगों का सदन, वृद्धों का सदन, इसको युवाओं का सदन, इस तरीके से कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको विघटन किया जा सकता है। इसको राज्यसभा को विघटन नहीं किया जा सकता, लोकसभा को विघटन किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसको अस्थाई सदन, लोकसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। इसको प्रत्यक्ष सदन और इसको अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। तो इस चीज के बारे में भी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछ देता है कि अपर हाउस किसे कहते हैं, लोअर हाउस किसे कहते हैं। तो अपर हाउस यानी अपर हाउस मतलब उच्च सदन और लोअर हाउस मतलब निम्न सदन को ही इसको लोअर सदन और अपर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस और अपर हाउस कहा जाता है। तो आप इस चीज के बारे में काफी बढ़िया से समझे होंगे। हमें नहीं लगता है कि इससे बेहतर आपको समझने को मिले, और इस टाइम में आपको जानना जरूरी है कि लोकसभा की क्या चीजें हैं। नहीं तो नेताएं आएंगे जाएंगे और आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो कि कोई भी पार्टियां हो, आएंगी जाएंगी, अपना लोकतंत्र होना चाहिए, अपना देश होना चाहिए। कोई भी पार्टियां हो, कोई भी नेता हो, हम लोग को हक और अधिकार होनी चाहिए। किसी से भी लड़ने का हम लोग का अधिकार होनी चाहिए। हमारा देश का संविधान होना चाहिए। कोई भी आए, कोई भी आ जाए, लेकिन हमारा देश का संविधान होना चाहिए। इस चीज का जिक्र आप लोग जरूर इसमें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जिस दिन संविधान हट गया तो समझो कि हमारा देश बर्बाद हो गया। तो आप इस चीज को हमेशा सोच के रखिएगा कि हमारा देश रहना चाहिए, हमारा संविधान रहना चाहिए, और हमेशा हम अपने राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। अपने कभी भी जात धर्म के लिए नहीं लड़ेंगे तो सिर्फ राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, और हमेशा संविधान को, देश को और सेनाओं को सम्मान करेंगे। तो आप लोग इस चीज को विश्वास तरीके से, बढ़िया तरीके से आप वोट कीजिए और अपने मत के अधिकार को, कानूनी अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। किसी नेताओं के बढ़ावे में न आकर के खुद की अपनी स्वतंत्र होकर के आप किसी को वोट कीजिए। ये नहीं कि कितने नेता आएंगे आपके पास कि इनको वोट कीजिए, नहीं। अपने अपने अधिकार को समझना है, नहीं कि किसी से दब करके रहना है।
अपना हक समझिए, अपना अधिकार समझिए और किसी नेता के कहने पर नहीं, खुद के मन से अपना गवाही दे रही है जिसको, आप उसको वोट दीजिए, न कि किसी नेता के इति पर। आपको ऐसे होगा कि आपको प्रधान जो होंगे गांव के, वो आकर के आपके पास आएंगे और कहेंगे कि इनको वोट दीजिए। नहीं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है, अपने देश के लिए लड़ना है, न कि जात धर्म वाले नेताओं के लिए लड़ना है, न किसी के अंडर में रहना है, न अपने स्वतंत्र रूप से जीना है और स्वतंत्र रूप से रहना है। चलिए आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।